10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रधानमंत्री 18 से 20 अप्रैल तक रहेंगे गुजरात के दौरे पर। गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद में कई कार्यक्रमों में होंगे सम्मिलित। कार्यक्रमों के माध्यम से ईज ऑफ लिविंग को दिया जाएगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में गंगा समग्र संगठन के राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम के समापन समारोह में लिया भाग। कहा, नदी संस्कृति के विकास से जुड़ा है देश का विकास और आत्मनिर्भरता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के नए वेरिएंट को लेकर प्रदेश भर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, सावधानी और सतर्कता ही कोविड नियंत्रण का है आधार। और औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने नोएडा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर नोएडा और दादरी विधानसभा क्षेत्रों में 108 करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री 18 से 20 अप्रैल तक रहेंगे गुजरात के दौरे पर। गांधीनगर, बनासकांठा, जामनगर और दाहोद में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री सुबह बनासकांठा के दियोदर स्थित बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई परियोजनाओं को देश को समर्पित करेंगे। इसके बाद वो जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। 20 अप्रैल को सुबह प्रधानमंत्री गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और इनोवेशन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वो दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद्र कुमार जगन्नाथ अपनी पत्नी कोविता जगन्नाथ और एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के साथ 17 अप्रैल से भारत के दौरे पर हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और मॉरिशस के बीच विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध हैं। ये संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और विरासत के बने हैं। आगामी यात्रा जीवंत द्विपक्षीय के संबंधों को और मजबूत करेगी। गुजरात और नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रम के अलावा मॉरिशस के प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान वाराणसी भी जाएंगे। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 21 अप्रैल से 2 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचेंगे। बोरिस जॉनसन भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आ रहे हैं। ब्रिटिश पीएम जॉनसन 21 अप्रैल को गुजरात का दौरा करेंगे। 22 अप्रैल को जॉनसन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुद्दे पर परामर्श करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में गंगा समग्र संगठन के राष्ट्रीय कार्यकर्ता संगम के समापन समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में उन्होंने गंगा सहित विभिन्न नदियों को सुरक्षित और संवर्धित करने के कार्य पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नदी संस्कृति के विकास से देश का विकास और आत्मनिर्भरता जुड़ी है। गंगा अपनी सहायक नदियों के साथ 10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के विशाल उपजाऊ मैदान की रचना करती है। गंगा और यमुना का सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है, जिस कारण प्रदेश में विपुल जल संसाधन है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंगा के आध्यात्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में नमामि गंगे परियोजना प्रारंभ की
जिससे नदी संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में सीवेज प्रबंधन हेतु 46 परियोजनाओं पर कार्य कराया जा रहा है, जिसमें से 25 परियोजनाओं के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। का मूल्यांकन हुआ तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि गंगा पहले से ज्यादा प्रदूषित हुई है। नमामि गंगे परियोजना प्रधानमंत्री मोदी जी की वह अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना थी, जिसने आजादी के बाद भारत की नदी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ किया। और मुझे प्रसन्नता है कि मां गंगा के लगभग 2500 किलोमीटर के अपने लंबे प्रवाह में जो 5 राज्य आते हैं, उन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा का आशीर्वाद और यमुना जी का आशीर्वाद सर्वाधिक प्राप्त होता है। और उत्तर प्रदेश नमामि गंगे परियोजना में सफलतापूर्वक उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सफल हुआ। आपके सामने यहां पे उदाहरण हो सकता आया हो, ये 250 किलोमीटर का जो मां गंगा का लंबा प्रवाह है, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक, इसका सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट था वह था कानपुर। कानपुर में ऐसी स्थिति थी कि गंगा के जल में जलीय जीव भी नष्ट हो गए थे और सीसामऊ नाला से तो प्रतिदिन 14 करोड़ लीटर सीवर गंगा में गिरता था और ये लगभग 100 वर्षों से गिर रहा था। लेकिन नमामि गंगे परियोजना के बाद आज कानपुर में जो सीवर पॉइंट था सीसामऊ का, वह एक सेल्फी पॉइंट बना और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं वहां पर आकर के इस कार्य की सराहना भी की। बुंदेलखंड के महोबा जिले में नमामि गंगे योजना के तहत 5 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। योजनाओं के कार्य की प्रगति देखने के लिए जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा पेयजल योजना का निरीक्षण किया गया, जिससे पेयजल की समस्या से निजात मिल सकेगी। परियोजना का निरीक्षण करने के लिए जल शक्ति मंत्री महोबा पहुंचे और अधिकारियों की मौजूदगी में परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार पेयजल समस्या को खत्म करने के लिए स्थायी समाधान पर काम कर रही है, जिससे पेयजल किल्लत कम की जा सकेगी। सत्तर सालों के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पानी की समस्या का समाधान होगा। संपूर्ण हिंदुस्तान में का कोई पुरसा हाल गरीबों का नहीं था, विशेषकर बुंदेलखंड यूपी में। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की ऐसी स्थिति थी कि लोग 3-3, 2-2 किलोमीटर भी महिलाएं पानी लेकर आती थी। यहाँ तक कि ट्रेन से भी पानी आता था। सपा बसपा शासन, कांग्रेस के शासन में लोग गरीबों तक पानी भी नहीं पहुंचने देते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दौरे के दूसरे दिन कल गोरखपुर मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने फरियादियों की फरियाद सुनकर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उसके बाद गोरखपुर आयुक्त सभागार में मुख्यमंत्री जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनपद एवं मंडल में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। दिल्ली में हुई हिंसा को देखते हुए प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने और किसी तरह की लापरवाही न होने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। देश में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए प्रदेश में स्वास्थ्य अधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा और कोविड वैक्सीनेशन युद्ध स्तर पर लगाए जाने के लिए निर्देशित किया।
कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद लखनऊ के जिला अधिकारी ने रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट और आगरा एक्सप्रेस वे पर कोविड जांच टीमों को लगाने के आदेश जारी किए हैं। कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण के लिए 12 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों को टीकाकरण के लिए सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्र में आने वाले स्कूलों का जोन बढ़ाकर टीकाकरण कराया जाएगा। कोविड प्रभावित क्षेत्र हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और एनसीआर से आए यात्रियों की टेस्टिंग कराई जाएगी। साथ ही फोकस सैंपलिंग कराने के भी निर्देश किए गए हैं। लखनऊ में आरटीपीसीआर की पॉजिटिविटी दर 0.34 है। शनिवार को राज्य में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना से हुई मृत्यु को लेकर डब्ल्यूएचओ ने कल एक लेख लिखा था, जिसमें भारत से सहयोग न मिलने की बात लिखी गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे इस लेख के बाद भारत ने सभी तथ्यों का सिलसिलेवार तरीके से जवाब दिया है। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डब्ल्यूएचओ उसकी आकलन पद्धति के तमाम कमियों को भी गिनाया है, तो कई मुद्दों पर डब्ल्यूएचओ से स्पष्टता मांगी है। कोरोना से हुई मृत्यु को लेकर शनिवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में डब्ल्यूएचओ के एक लेख पर भारत ने आपत्ति दर्ज कराई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना से मृत्यु के आंकड़ों का जो तरीका अपनाया है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने उस पर आपत्ति दर्ज की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने बयान में सिलसिलेवार तरीके से लिखा है कि भारत की मूल आपत्ति नतीजों के आंकड़ों से नहीं है, बल्कि इसके लिए अपनाई जाने वाली पद्धति से है। भारत ने पहले भी 6 पत्रों समेत कई संदेशों से अन्य सदस्य देशों के साथ इस पद्धति पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुका है। कम आबादी वाले देशों पर लागू होने वाले फॉर्मूले को भारत पर भी लागू किया गया। भारत ने चीन, ईरान, बांग्लादेश, सीरिया, इथियोपिया, मिस्र जैसे देशों के साथ कार्यप्रणाली और अनौपचारिक डेटा के उपयोग के संबंध में सवाल उठाए हैं। इस मॉडल में 18 भारतीय राज्यों के गैर सत्यापित डेटा का उपयोग किया गया है, जिससे मॉडलिंग की वैधता पर सवाल खड़े होते हैं। यदि मॉडल विश्वसनीय है तो डब्ल्यूएचओ को इसे सभी सदस्य देशों के साथ साझा मॉडल में समान और औसत मृत्यु के बीच जिस संबंध को स्थापित किया गया है, वो भारत जैसे विविध भौगोलिक परिस्थितियों वाले देश में संभव नहीं है। वैश्विक स्वास्थ्य अनुमान 2019 के जिस पैमाने को आधार बनाया गया है, वो भारत की वास्तविक स्थिति से बहुत अलग है। डब्ल्यूएचओ ने भारत के पास मौजूद विश्वसनीय आंकड़ों का इस्तेमाल नहीं किया। डब्ल्यूएचओ ने 61 देशों में आयु लैंगिक मृत्यु गणना के लिए डेटा एकत्र किया और भारत समेत अन्य देशों पर उसे लागू कर दिया, जो जमीनी सच्चाई से काफी अलग है। भारत में संक्रमण दर किसी भी समय पूरे देश में एक समान नहीं थी, लेकिन इस अहम तथ्य को नजरअंदाज किया गया। भारत में डब्ल्यूएचओ की औसत जांच सलाह से ज्यादा की जाती रही, लेकिन इस तथ्य को विश्लेषण में शामिल किया गया या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। संक्रमण रोकथाम के जिन उपायों या लॉकडाउन को अपनाया गया, उसको इस विश्लेषण में इस्तेमाल किया गया है, इसको लेकर भी स्थिति साफ नहीं है। डब्ल्यूएचओ के टियर 1 और टियर 2 देशों के वर्गीकरण पर भी सवाल खड़े किए हैं और उस पर और ज्यादा स्पष्टता मांगी है। भारत ने डब्ल्यूएचओ के सामने तमाम चिंताएं जाहिर की, लेकिन डब्ल्यूएचओ से अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। भारत ने ये भी स्पष्ट किया है कि भारत पहले भी हर मौके पर डब्ल्यूएचओ को सहयोग करता रहा है और अभी भी हर संभव सहयोग कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने जिस तरह से लड़ाई को लड़ा है, उसकी तारीफ पूरी दुनिया में होती है, लेकिन कोरोना की चुनौती के समय डब्ल्यूएचओ के काम करने के तरीके पर कई बार सवाल खड़े होते रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच से लेकर दुनिया के साथ समन्वय बनाने में कई ऐसे मौके आए जब तमाम मुल्कों ने डब्ल्यूएचओ पर सवाल उठाए। दूसरी तरफ भारत ने न सिर्फ अपने 130 करोड़ की बड़ी आबादी की चिंता की, बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों तक मानवीय मदद पहुंचाने से लेकर वैक्सीन और दवा की जो राहत पहुंचाई है, उसकी दुनिया भर में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती है। डब्ल्यूएचओ द्वारा इस प्रकार के निरर्थक आंकड़ों के आधार पर विवाद पैदा करने की कोशिश भी पूरी तरह से गैर वाजिब नजर आती है। दिल्ली में हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा के बाद हुई हिंसा पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा दिल्ली के पुलिस अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बना हुआ है। गाजियाबाद और बागपत में
पुलिस सक्रिय है। गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दो समुदायों के बीच हनुमान जन्मोत्सव के समय निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद हिंसा भड़क उठी थी। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि इसे लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्र में पूरी सतर्कता बरतें और लगातार भ्रमणशील रहें। खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क रखें और हर क्षेत्र में किसी तरह की घटना न होने दें। मथुरा में प्रदेश के विकास एवं चीनी मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में 12 कॉलेज के 796 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए गए। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार का संकल्प है कि जो घोषणा की थी वो पूरी हो। उसी श्रृंखला में छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में ये लिखा था कि हमारे जितने भी टेक्निकल और जितने भी ग्रेजुएट के हमारे छात्र हैं उन सबको हम ये टैबलेट देंगे। चूंकि आज भारत पूरे विश्व में टेक्निकल लाइन में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए आदरणीय योगी जी ने और आदरणीय मोदी जी ने जो संकल्प पत्र में समावेश किया था, आज उसी को पूरा करने के लिए प्रथम बार यहाँ बीएसए कॉलेज के प्रांगण में ये टैबलेट वितरण किया गया है। हमारा ये ध्येय है, हमारा लक्ष्य है कि जो भी हमारे संकल्प पत्र के वायदे हैं उन सबको हम क्रमशः पूरा करेंगे। औद्योगिक विकास मंत्री बनने के बाद नंदी पहली बार कल नोएडा पहुंचे। नोएडा के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर उन्होंने नोएडा और दादरी विधानसभा क्षेत्रों में 108 करोड़ रुपए की 81 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नंदगोपाल नंदी ने कहा कि नोएडा पूरे उत्तर प्रदेश का मुकुट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति काफी तेज है।